हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म एज वेल एज वीबीटी, ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और वैलेंस बॉन्ड थियरी से कॉम्प्लेक्सेस जिसकी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये आज लर्न करेंगे हम। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों आपको पता ही है आइसोमेरिज्म क्या है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा होगा। आपने दिस आइसोमेरिज्म हैलोजन डेरिवेटिव में भी हमने पढ़ा है, हमने ऑनलाइन भी लिया है एक्चुअली आइसोमेरिज्म क्या है एग्जैक्टली। सो द सेम थिंग विल गोइंग टू सी, बट यहाँ पे वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। मेटल आयन होगा सेंटर में और उसके अराउंड में सराउंडिंग में लिगेंड्स होंगे और लिगेंड्स डिफरेंट पोजीशन सेट करेंगे इन द स्पेस और उसी के बेसिस पे डिफरेंट ज्योमेट्री मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स को। सो दैट ओनली वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दो टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। पहला तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों? स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम लिंक among the constant atom and however the arrangement of the atom in the space is different. ठीक है, सेम लिंक रहेगी, मींस द लिंकेज ऑफ द लिगेंड एंड द मेटल एटम विल बी सेम ओनली। बट सिर्फ क्या होगा बच्चों, अरेंजमेंट जो है मेटल एटम की, आई मीन टू से लिगेंड की अराउंड द मेटल एटम, ये डिफर करेगा। बराबर है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो टाइप्स है। The first one is geometrical isomerism and second one is optical isomerism. Geometrical isomerism को बच्चों डाई स्टीरियो आइसोमर भी कहते हैं। तो वो एग्जैक्टली देख लेते हैं क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। इफ यू रिमेंबर बच्चों, अल्कीन में हमने सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स पढ़ा था। क्या था वहां पे? डबल बॉन्ड के आइदर साइड सेम एलिमेंट या कंपाउंड होंगे तो सीस, एंड अगर वही सेम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांस कहेंगे। तो सेम वही है यहाँ पे भी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, these are the isomers having cis and trans type of a coordination compound or trans type of arrangement। ये देख सकते हैं बच्चों, प्लेटिनम हैविंग दो टू क्लोरीन ऑन द सेम साइड, टू अमोनिया ऑन द सेम साइड एज अ लिगेंड, तो ये सीस आइसोमर्स हो गया। और वही सेम लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, इसका एक्चुअल नेम क्या है बच्चों? डाई अमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम टू कॉम्प्लेक्स। वो द नेम इज सेम ओनली, सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग है। तो सीस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स, तो ये तो हो गया सीस एंड ट्रांस। आगे है बच्चों दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, सेकंड टाइप है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों क्या होता है? जनरली कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब क्या? समझ लो ये मेरे द टू हैंड, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो अगर मैंने ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दिए तो ये क्या हो जाता है बच्चों? मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट। और वही जो हैंड है, मैं अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दूं तो क्या हो जाएगा? ये थंब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जा रहा है फिंगर्स भी। सो दिस मेरा मिरर इमेज इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो सेम वे बच्चों यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कॉल्ड टू बी इनैंशोमर्स, जहां पे मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज ट्रीस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, COEN/3, EN यानी इथिलीन डायमाइन। ठीक है, तो ट्रीस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स है बच्चों। ये सेंट्रल एलिमेंट कोबाल्ट, ये इथिलीन डायमाइन एंड इथिलीन डायमाइन 3 लिगेंड्स। ठीक है, अब ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है उसका एग्जैक्टली मिरर इमेज। तो ये दो इथिलीन डायमाइन इस तरफ एंड देन ये इथिलीन डायमाइन एग्जैक्टली अवे फ्रॉम दैट कोबाल्ट। सो ये एग्जैक्टली मैं ऐसे इस पे रख दूं तो फिर ऑल द लिगेंड्स विल नॉट बी कमिंग ऑन देयर फेसेस ओनली, एक दूसरे के फेस पे नहीं आएंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बच्चों ये जो दो टाइप्स है स्टीरियो आइसोमर्स के, कौन से? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल्स। अब बच्चों सेकंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के। फर्स्ट इज स्टीरियो एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें भी बच्चों हमें टोटल 4 टाइप पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज लिंकेज आइसोमर्स। अब बच्चों लिंकेज आइसोमर्स ये एक्चुअली एज द नेम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है? ये किस तरह का एलिमेंट लिंक होता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, ये एक्चुअली बता रहा है यहाँ पे। In fact, we already studied the this one ambident ligand. Ambident ligand में क्या होता है बच्चों? टू डोनर एटम, either of the donor atom linked to the metal ion। बराबर है। तो सेम यहाँ पे these isomers are formed when the ligand has two different donor atom।
दो डिफरेंट डोनर एटम है, किसमें होता है, एम्बिडेंट लिगेंड में होता है, और वो दो डिफरेंट डोनर एटम अगर लिंक होता है आइदर ऑफ द डोनर एटम लिंक टू द मेटल एंड, तो दैट इज कॉल्ड एज अ लिंकेज आइसोमर। अब यहाँ पे बच्चों देखो, दिस इज CONH3/5 NO2 having +2 charge, this is पेंटामाइन नाइट्रो कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स। अगर वही नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन थ्रू बॉन्डिंग हो रही है टू द कोबाल्ट, बट इन दिस केस ये NO2 ग्रुप इज बॉन्डेड थ्रू द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। NO2 ग्रुप किससे बॉन्ड हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड हो रहा है, तो एम्बिडेंट लिगेंड है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज नाइट्रीटो, ठीक है। तो पेंटामाइन नाइट्रीटो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, दोनों का नाम अलग अलग है बच्चों क्योंकि लिंकेज अलग अलग है। सच अ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लिंकेज आइसोमर्स। नाउ द सेकंड वन दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या हो जाएगा बच्चों, देयर इज दिस आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ अ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो, और बाहर के जो भी आयंस हो दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो उस टाइप के लिगेंड को हम लोग कहेंगे सॉरी आइसोमर्स को, कॉम्प्लेक्स को कहेंगे इनफैक्ट आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब यहाँ पे देख लो CONH3/5 SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एज अ काउंटर आयन Br। सेम ये जो लिगेंड SO4 एंड Br ये जस्ट एक्सचेंज होंगे एज अ मेन लिगेंड एंड द काउंटर आयन। तो यहाँ पे बच्चों CONH3/5 Br एंड काउंटर आयन दिस टाइम SO4। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, सच अ लिगेंड और सच आइसोमर इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में बच्चों क्या होगा, देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायोनिक एंड एनायोनिक स्फीयर्स, ठीक है। Isomers shows interchange of a ligand between cationic and anionic spheres of a different metal ion. Such a isomers are actually called as coordination isomers. Cationic anionic spheres जो है उसमें exchange of ligand हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है CONH3/6 CrCN/6, ठीक है। CONH3/6 cationic cationic species and this one is anionic spheres, बराबर है। तो exchange of ligand हो रहा है, यहाँ पे Cr के साथ अटैच हो रहा है ये ligand that is अमोनिया, एंड CO के साथ अटैच हो रहा है, जो ऑलरेडी CO के साथ अमोनिया था तो अभी CO के साथ अटैच हो रहा है साइनाइड एज अ लिगेंड। सो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक ligand isomers is called as coordination isomers। एंड बच्चों यहाँ पे देख लो द फोर्थ टाइप दैट इज सॉल्वेट आइसोमर्स। और सॉल्वेट आइसोमर्स में क्या होगा बच्चों, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद द वाटर, वाटर से रिलेट करता है ये, जहाँ पे एक ये दो कंपाउंड मैंने यहाँ पे रखे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrH2O/6 3 Cl3 दैट इज फर्स्ट कंपाउंड, दूसरा CrH2O/5 Cl2H2O, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिगेंड है 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पे भी टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल है एज अ लिगेंड, but 5 present in the coordination sphere and 1 is present outside the coordination sphere, right? So here हम लोग कह सकते हैं in compound 1 H2 is directly bonded to chromium, ठीक है। This H2 is directly bonded to chromium, but in compound 2 H2O appear as a free solvent molecule because this one free solvent molecule, ये देख लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो number of H2O molecules are same, but here directly bonded to chromium and here 5 directly bonded है and 1 H2O appear as a solvent molecule. Such a isomer is called as solvate isomer। तो बच्चों ये टोटल 4 टाइप कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, अंडरस्टूड। सो लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेट आइसोमर्स, ओके। सो गाइस यहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब चले जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने स्टेबल है, ठीक है, क्या एग्जैक्टली क्राइटेरिया है टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, ये हमें लर्न करना है। यहाँ सिंपल सी चीज है, वी आर गोइंग टू कंसिडर वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं Ma+ आइंस प्लस n नंबर ऑफ Lx माइनस आइंस, m यानी मेटल और ये L यानी लिगेंड है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे वी नीड टू सी द k यानी क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने 11th स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही पढ़ा है। इनफैक्ट हम इसी स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा है। क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर ये रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग जनरल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट आयन प्रोडक्ट सब्सटेंस क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड दीज आर द टू कैटायन एंड एनायन, मेटल कैटायन एंड लिगेंड एनायन, ओके। ये दो क्या है, दैट इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, और रिएक्टेंट स्पीसीज। सो K is a ratio of concentration of product to the concentration of a reactant. You see over here
हायर द वैल्यू ऑफ के, लार्जर इज द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितना हाई वैल्यू होगा के का उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। यानी के की वैल्यू हाई है तो कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, इफ के वैल्यू इज लोअर कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल या लेस स्टेबल। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरह से स्टेबिलिटी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स की, किसके बेसिस पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कांसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कांसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड हायर होगा के वैल्यू कॉम्प्लेक्स स्टेबल, लोअर होगा तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल। ओके, चलो क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ये भी हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चों, वन इज चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ अ मेटल आयन, एंड दूसरा है दैट इज नेचर ऑफ द लिगेंड। क्या है? चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन एंड द नेचर ऑफ द लिगेंड। पहले चार्ज टू साइज रेशियो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, एक सिंपल सा एक ऑर्डर दिया है ऑफ Cu2 प्लस, सभी जो ये कैटायन है यहाँ पे चार्ज सेम है, Cu2 प्लस Na2 प्लस CO2 प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस Cd2 प्लस। ठीक है, एंड इट इज सेज दैट द Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Na2 प्लस CO2 प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस Cd2 प्लस। इस पर्टिकुलर ऑर्डर को बोलते हैं बच्चों अर्विंग विलियम ऑर्डर। ठीक है, अर्विंग विलियम ऑर्डर। अब बच्चों यहाँ पे हायर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जो चार्ज टू साइज रेशियो जो है हाई होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, एंड चार्ज टू साइज रेशियो कम है तो स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इज लेसर एक्चुअली। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, हर एक आयन पे चार्ज तो सेम है, बट इफ यू सी द आयोनिक रेडियस, पहले अगर हम लोग दोनों एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, कौन से वाले? वन इज कॉपर एंड अदर वन इज कैडमियम। पहला ये जो कॉपर है ये, एंड दिस इज कैडमियम। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है बट साइज अलग अलग है बच्चों इन दोनों की। ठीक है, कैडमियम कॉपर जो है Cu2 प्लस आयंस हैविंग ionic radius 69 पिकोमीटर, एंड कैडमियम जो है हैविंग द ionic radius 97 पिकोमीटर। अगर मैं चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो फाइंड कर लेता हूं, चार्ज तो Cu के ऊपर कितना चार्ज है? Cu के ऊपर चार्ज है 2 डिवाइडेड बाय उसका साइज 69, राइट? एंड व्हाट अबाउट कैडमियम? कैडमियम के ऊपर भी तो चार्ज 2 ही है बट उसका साइज कितना है? दैट इज 97। अब बच्चों मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ पे? 2/69 विल बी द हायर देन द 2/97, यानी चार्ज टू साइज रेशियो अगर हायर है, so Cu2 plus ions is greater than Cd2 plus ions, and that is the reason why Cu2 plus ions will form more stable complex than Cd2 plus ions. Though the charge is same, but charge to size ratio अगर higher होगा उतना stable वो particular ion complex form करेगा. So that is the charge to size ratio of the metal ion. See the things. Higher the ratio, greater is the stability. जितना ज़्यादा higher ratio होगा, stability उतनी ज़्यादा. Last one is the nature of the ligand. नेचर ऑफ द लिगेंड में बच्चों हमें देखना है दैट लिगेंड किसके कौन से टाइप का लिगेंड है, आई मीन टू से वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, दैट वी हैव टू कंसीडर। अब बच्चों जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा उतना वो स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे स्ट्रांग लिगेंड होगा? जो लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आई मीन टू से इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा अपने टुवर्ड्स द मेटल आयन, वो स्ट्रांग लिगेंड कहा जाएगा। ठीक है, एंड जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, इजीली रिलीज नहीं करता वो, ठीक है, थोड़ा सा कंजूस है हम लोग कह सकते हैं, तो वो लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड डेफिनेटली वीक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो लिगेंड विच आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर, स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है एज अ लिगेंड तो वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और वीक अगर बेस है तो वो वीक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, the ligand those are stronger bases for more stable complexes. Done with this? तो ये दो फैक्टर है बच्चों, चार्ज टू साइज रेशियो हायर होगा मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग बेस है मोर स्टेबल। ओके, नाउ विल गो फॉर द थियरीज बच्चों। अब हमें थियरी पढ़नी है, थियरी ऑफ द बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और उसके बाद CFT पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये भी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक ये आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे वही पॉइंट। द ओनली डिफरेंस इज 11th स्टैंडर्ड में हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल, मेटालिक ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग मेटल आयन के हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फील्ड ऑर्बिटल के, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल, इन दोनों के बारे में डिस्कशन होगी और इन दोनों के बारे में ही ओवरलैपिंग होगी, दैट ओनली विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट वन बाय वन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हम लोग VBT का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी, मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, मेटल आयन क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड द वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है,
It will provide vacant d orbital for the formation of a coordinate bond with the ligand. Ligand के साथ coordinate bond form करने के लिए vacant d orbital provide करेगा metal ion. अब vacant d orbital along with s and p orbital of a metal ion टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं. कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं. डी ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो ही रहे, साथ ही साथ एस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ दैट मेटल आल्सो इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. यानी आपको एस पी और डी ऑर्बिटल में भी इनर ऑर्बिटल हो सकता है या फिर आउटर ऑर्बिटल हो सकता है. इनर शेल ऑर्बिटल या फिर आउटर शेल डी ऑर्बिटल हो सकता है. ये तीन ऑर्बिटल्स बेसिकली इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. डन विद दिस. आगे है द नंबर ऑफ अ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ अ लिगेंड डोनर एटम्स. देखो कितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, तो इतने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जितने ही नंबर ऑफ लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 6 लिगेंड अवेलेबल है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल आयन फॉर्म करेगा. अगर 4 ही लिगेंड अवेलेबल है टू डोनेट दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ईच लिगेंड, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो 4 लिगेंड, तो फिर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा मेटल आयन. ठीक है, तो जितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होने हैं ये किसके ऊपर डिपेंड होगा. डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अवेलेबल लिगेंड. जितने अवेलेबल लिगेंड उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. डन विद दिस. ठीक है, क्लियर हो गया ये भी पॉइंट. चलो आगे जाते हैं. मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अ लिगेंड. अब मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा. वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अ लिगेंड दोनों अगर ओवरलैप हो जाते हैं, समझ लो ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल आयन का एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड ओवरलैप हो जाएंगे, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ मेटल ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड एंड मेटल ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एक्चुअली एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड से ही फॉर्म होगा. नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड. ठीक है, व्हाटएवर हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे ऑफ द मेटल आयन जो यूज होंगे इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग एक्चुअली ये मेटल के लिगेंड के तरफ डायरेक्टेड रहेंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर लाइक दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अगर वो डायरेक्टेड नहीं है, समझ लो ये मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है एंड दीज आर द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अ लिगेंड. ठीक है, अगर एक दूसरे के डायरेक्टेड नहीं हो और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं होगा. सो दो एक मेटल hybrid orbital is directed towards the ligand only. Now the next, that is n minus d or nd orbitals are used in the hybridization. n minus d यानी बच्चों इनर d ऑर्बिटल, nd यानी आउटर d ऑर्बिटल, ये दो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. एंड बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएंगे. एक तो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अब यहीं पे आउटर एंड इनर से शायद से वर्ड से ही पता चल जाएगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर शेल डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में तो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे उसको, एंड इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग कहेंगे उसको inner orbital complex. That is given over here. For the hybridization, outer orbital complex nd orbitals are used, whereas in the inner orbital complex n minus d orbital, n minus 1 d orbital यानी बच्चों inner shell d orbital are used. ठीक है, so इस तरह से जो भी particular d orbital इन्वॉल्व होगा इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. दैट इज आल्सो स्पेसिफाइड बाय वीबीटी. सो गाइस ये टोटल पोस्टुलेट्स है ऑफ वीबीटी. वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करेगा मेटल आयन, जो डी ऑर्बिटल है उसके साथ एस एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे, सॉरी मिक्स एंड रिकास्ट होंगे फॉर द हाइब्रिडाइजेशन. जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे आई मीन टू से जितने लिगेंड होंगे इनफैक्ट उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा मेटल. उसके बाद मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे फॉर्म करेंगे तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड ओवरलैप हो जाएगा, मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. देन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड, तभी वो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगी. अब डी ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक्चुअली बता रहा है कि आउटर ऑर्बिटल है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. तो n-1 d ऑर्बिटल है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड nd ऑर्बिटल यानी आउटर शेल ऑर्बिटल तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, तो इस सब के टाइप के दो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे. अब फटाफट बच्चों पढ़ लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्रू द वीबीटी. पहले हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले दो कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं, उसके बाद एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड वन मोर ऑफ अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. ठीक है, अब बच्चों
see here the first one octahedral complex, the first octahedral complex that is CONA3 by 6 3 plus ions which is a लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो स्पिन यानी क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी इनर्शियल ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, चलो रिकॉल करते हैं। आईयूपीएसी नेम अमाइन ग्रुप है ना, अमोनिया यानी लिगेंड का नाम अमाइन, तो कितने हैं 6, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, ये है उसका आईयूपीएसी नेम, क्योंकि एक एटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट का नाम एज इट इज लिखेंगे, राइट। ओके, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO3 प्लस आयंस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट CO3 प्लस आयंस प्लस 3, क्योंकि अमोनिया को कोई चार्ज नहीं है तो जो कोऑर्डिनेशन पेयर को चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, एक्चुअल में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है, ये आर्गन 18 4s2 3d 18 20 एंड हाँ 3d7, ये कोबाल्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देन 2 इलेक्ट्रॉन इन 4s एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन 3d, इस तरह से बच्चों टोटल 27 इलेक्ट्रॉन, 18 प्लस 2 20 प्लस 7 27। बट इसमें से कोबाल्ट डोनेट कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से वो डोनेट करेगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड अभी बचा एक, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट करेगा वो 3d में से, 3d में से ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड 3d में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 6। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3 प्लस आयंस, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे मैंने बताया कि CO3 प्लस आयंस के लिए, हाँ दिस इज फॉर CO3 प्लस आयंस, सो 3d के 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में पहले दो और पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, 4s में एम्प्टी, 4p आल्सो रिमेन एम्प्टी ओवर हियर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइन लिगेंड कितने हैं 6, यानी कोबाल्ट को कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल करने होंगे फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, 6 वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग विद द 6 लिगेंड ऑफ 6 अमोनिया लिगेंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, ओके, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, तो इसीलिए क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही पेयरिंग हो जाएगी। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, हालांकि डी ऑर्बिटल यहाँ पे हाफ फील्ड दिख रहा है आपको 4, तो एक्चुअली डी ऑर्बिटल तो हाफ फील्ड है, एक ही कंप्लीटली फील्ड है। अभी डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने के लिए करना क्या होगा, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये पेयर हो जाएंगे, ओके, यानी कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, तो 2 ऑर्बिटल्स ऑफ डी बिकम्स वैकेंट, और वही वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, सी ओवर हियर। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग, एक बार ये देखो यहाँ पे हाफ फील्ड है, अभी पेयरिंग होगी तो ये ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्शियल डी ऑर्बिटल्स में चले आएंगे, यहाँ पे पेयरिंग हो गया, ये दोनों डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, 4s एंड 4p ऑलरेडी वैकेंट ही थे। फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 2 3d ऑर्बिटल, 1 4s ऑर्बिटल एंड 3 4p ऑर्बिटल। अब बच्चों रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो 2 3d ऑर्बिटल, 2 3d ऑर्बिटल है, एक 4s ऑर्बिटल है एंड 3 4p ऑर्बिटल, ये टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स एंड रिकास्ट हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। कौन सी प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन सॉरी